Hello everyone, welcome to my channel Anti-Net Commerce Classes. Today I will discuss बिजनेस मैनेजमेंट. आज हम बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ने वाले हैं. इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिटेल में आज हमने पढ़ना है. मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स को पहले वीडियोस में बिजनेस मैनेजमेंट के करा दिए और मैंने बिजनेस फाइनेंस को आपने कंप्लीट करा दिया. ठीक है जी, आप मेरी वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको बिजनेस फाइनेंस की सिलेबस कंप्लीट मिलेगा रिलेटेड टू यूजीसी, और इसमें बिजनेस मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं. चलिए पढ़ते हैं बिजनेस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है. बिजनेस मैनेजमेंट इज़ द कोऑर्डिनेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. कोऑर्डिनेशन करता है एंड ऑर्गेनाइजेशन करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ का. बिजनेस मैनेजर जो होता है वो देखता है ऑपरेशंस को एंड हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपने टॉप लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को अचीव कर पाएँ. बिजनेस मैनेजर जो है वो सुपरवाइज भी करता है, ट्रेन भी करता है न्यू एम्प्लॉयर्स को और हेल्प करता है बिजनेस को कि वे अपने ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट को गेन कर सकें. ठीक है जी, ये होता है बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब कि बिजनेस की होने वाली एक्टिविटीज़ को मैनेज करना. ठीक है जी, इसके फंक्शन पढ़ते हैं. कहता है कि इसके 4 फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. बट इसके और भी होते हैं जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है जी, इनको फुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग का क्या मतलब होता है. प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किन किन स्टेपों से गुजरना पड़ेगा. मतलब स्टेप, हमने क्या क्या स्टेप की ज़रूरत है कि अपने गोल को रीच करने के लिए. ठीक है जी, और ये क्या कहता है कि ये जो भी हमारे रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं उनको भी दूर करने के लिए पहले से ही हम प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने अपने रिसोर्स को कैसे फुली यूटिलाइज़ करना है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, अपॉर्चुनिटीज़ से कैसे फ़ायदा उठाना है और अपना एक्सपेक्टेड आउटकम किस तरह निकालना है. मतलब हमने अपने बिज़नेस को चलाने के लिए एक पेपर वर्क करना होता है जिसमें हम प्लानिंग क्या बोलते हैं. इसमें हम सारी एक्टिविटीज़ का प्लान बनाते हैं कि हमने कौन सी एक्टिविटी के लिए क्या स्टेप उठाना है. ठीक है, लिए हमारे क्या थ्रेट है और क्या अपॉर्चुनिटी है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को. तो ये सब क्या इसमें देखते हैं, प्लानिंग में देखते हैं. शॉर्ट एनालिसिस पढ़ते हैं. एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी और टी का मतलब थ्रेट. स्ट्रेंथ का मतलब होता है कोई बिजनेस किस चीज़ में अधिक क्या है मतलब कि दूसरे से ज़्यादा बेटर है. ठीक है जी, जैसे कि हो सकता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर हो अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से. कहते हैं कि इंटरनल रिसोर्स उसमें ज़्यादा हों, उनके पास टेंजिबल असेट्स ज़्यादा हों, प्रॉपर्टी अच्छी हो उसकी, हो सकता है उसकी इमेज अच्छी हो. ये सब क्या है, स्ट्रेंथ है उस कंपनी की. उसके बाद है वीकनेसेस. हो सकता है उस कंपनी का जो क्वालिटी है वो ख़राब हो, या फिर उसके रिसोर्स लिमिटेड हो, या फिर उसका गुडविल ना हो, या उसका मार्केटिंग पोजीशन अच्छी ना हो. ठीक है जी, या उसका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, या उसके वर्कर अच्छे काम नहीं करते हों, ये उसकी वीकनेसेस हो सकती हैं. उसके बाद है अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं जिसको वो फॉलो कर ज़्यादा ही अपना आउटकम निकाल सकते हैं. कहता है कि वो उसका स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाएं. ठीक है जी, फ्यूअर कॉम्पिटिटर हो सकते हैं. ठीक है जी, और कहता है कि योर प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए इमरजेंसी नीड हो सकती है. ठीक है जी, प्रेस मीडिया कवरेज ऑफ योर कंपनी, ये इसकी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं. थ्रेट क्या होती हैं. कहता है कि मतलब जो रूल रेगुलेशन थे एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो चेंज हो सकते हैं, या फिर नेगेटिव प्रेस मीडिया कवरेज हो सकती है. कस्टमर का एटीट्यूड चेंज हो सकता है टुवर्ड द प्रोडक्ट. ओके, ये सब क्या है, थ्रेट्स हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लानिंग. कहता है कि प्लानिंग जो है एक गोल ओरिएंटेड होती है, परवेसिव होती है, कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, डिसीजन मेकिंग होता है इसमें, एंड मैनेजियल फंक्शंस होते हैं. कहते हैं कि मैनेजियल फंक्शंस होता है प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप जो है. इसमें क्या होता है, प्लानिंग का नेचर है कि वो मैनेजियल होता है. मैनेजमेंट के थ्रू ये सोचा जाता है, ये सारे जितने भी लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के और अदर जो फंक्शन होते हैं उनमें क्या हेल्प प्रोवाइड करता है, उनके लिए बेस प्रोवाइड करता है. जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में भी ये बेस प्रोवाइड करता है. कहते हैं कि गोल ओरिएंटेड होती है. हमने स्टेप प्लानिंग बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि किसी गोल को हमने क्या करना है, अचीव करना है, इसीलिए हमने प्लानिंग बनाया है, इसीलिए गोल ओरिएंटेड होती है. परवर्सिव, इसके मतलब इसे होता है कि ये सारे सेगमेंट्स पर या सारे लेवल्स पर अवेलेबल होती है. ऐसा नहीं है कि प्लानिंग केवल छोटे लेवल पर ही करना है, बड़े लेवल पर नहीं करना है. नहीं, प्लानिंग हमारे सारे सेगमेंट्स में अवेलेबल होती है. कंटिन्यूस प्रोसेस है कि हो सकता है हमने एक मंथ के लिए प्लान बनाया तो मंथ ख़त्म होने के बाद हमने दूसरे मंथ के लिए प्लान बनाना पड़ेगा, इसीलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहती है.
उसके बाद पढ़ते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें माइंड का यूज़ करना होता है, ठीक है जी। हमने फोरकास्ट करना होता है, इमेज करना होता है कि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारी बिजनेस की कंडीशन कैसे हो, क्या हो सकती है, इसीलिए हमने पहले से ही प्लान बनाने होते हैं। उसके बाद है फ्यूचरिस्टिक, ये फ्यूचर के बारे में सोचती है, ठीक है जी। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग करने में हमें बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे कि हमने अपना फर्म का क्या क्या कौन से अल्टरनेटिव को हमने चूज़ करना है। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास होते हैं कि हम इस तरह भी बिजनेस कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, बट हमने उनमें से किसी एक का ही डिसीजन लेना होता है, तो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी होता है। इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं प्लानिंग का, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, इसमें है कि ये इम्प्रूव करता है फ्यूचर परफॉर्मेंस को, ठीक है जी। ये रिस्क को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। ये कोऑर्डिनेशन करता है एक्टिविटीज़ का, जिससे कि ओवरलैपिंग ना हो एक्टिविटीज़ का। ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक काम रिपीटेड बार ना हो, ठीक है जी। एलिमिनेट करता है अनप्रोडक्टिव वर्क को। उसके बाद कहता है कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है फॉर एक्शंस के लिए, काम करने के लिए। फ्यूचर अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में भी हमको बताता है, ठीक है जी। ये कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, ताकि हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर कराकर हम अपना जो भी वीकनेस थी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और करेक्ट एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, इसमें हम अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। किसी बिजनेस के सामने कौन कौन सी ऑप्शंस है जिसके थ्रू वो क्या कर सकती है, अपना जो बिज़नेस है उसको अच्छे से चला सकती है। तो इसकी प्रोसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है जी। इसमें ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, इजी होना चाहिए और सारे डिपार्टमेंट्स को पता होना चाहिए कि उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। फिर होता है डेवलपिंग द प्रेमाइसेस। प्रेमाइसेस ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। ये दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव्स। उसके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जिनको वो देखता है कि कौन कौन से अल्टरनेटिव हैं। फिर उनको रिसर्च करता है, उनके ऊपर इवेल्यूएशन, फिर उसका इवेल्यूएशन करता है। इवेल्यूएशन का मतलब होता है उनका मेरिट, डीमेरिट्स, उसके बेनिफिट, कॉस्ट, सारा कुछ डिटेल में स्टडी करते हैं। उसके बाद एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब देखते हैं कि क्या हमने जो हमने प्लान फॉलो किया है, क्या वो अच्छी तरह सूटेबल है हमारी फर्म के लिए, क्या वो प्रॉफिट दे रहा है, गेन दे रहा है, क्या उसमें टाइम टू टाइम चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब हम रिव्यू में देखते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग करना, एलोकेट करना फर्म के रिसोर्स को, जिससे कि हमारा जो प्लान है वो आसानी से हम उसको चला सकें। इसमें इंक्लूड होता है स्ट्रक्चर फॉर पीपल पोजीशंस। इसमें हम पीपल पोजीशन भी डिसाइड करते हैं कि कौन बॉस रहेगा, कौन सबॉर्डिनेट रहेगा, ठीक है जी। और इसमें क्या होता है डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ जो कुछ होती हैं उन सब की पोजीशंस भी दिखाई जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स क्या है इसके, कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वर्क स्पेशलाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि वर्क का स्पेशलाइजेशन हो, ताकि एफिशिएंसी बढ़े, इंक्रीज हो उसकी एम्प्लॉयज़ की, और वो अच्छे से काम कर पाएँ। यूनिटी ऑफ कमांड हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, ठीक है जी। प्रिंसिपल कंट्रोल और सुपरविज़न अच्छे से हो। उसके बाद सिंपलिसिटी, फ्लेक्सिबल हो, फंक्शनल डेफिनेशंस और बैलेंस, ये सब इसके क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन करना, डिवीजन ऑफ द लेबर, कम्युनिकेशन करना, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ये सब क्या है ऑर्गेनाइजिंग में हम डिस्कस करते हैं। इसका कैरेक्टर पढ़ते हैं, इसका हम फीचर पढ़ते हैं। कहता है कि डिवीजन ऑफ द लेबर, लेबर का डिवीजन करते हैं, काम को देते हैं एम्प्लॉयज़ को कि आपको ये काम करना है। जो उस काम में स्पेशलिस्ट होते हैं उन व्यक्तियों को जो काम में वो स्पेशलिस्ट हैं उनको वो दे दिया जाता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जो मैनेजर्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने टास्क को अच्छे से कर पाएँ और अपने ऑब्जेक्ट को गेन कर सकें, ठीक है जी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्पेसिफिकली डिफाइन होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर भी डिसाइड होना चाहिए, ठीक है जी। हमने किसी को, जैसे कि हमारा क्या होता है, एम्प्लॉयर होता है, उसके पास बहुत सारा काम होता है, तो वो अपने काम को किसको दे देता है, अपने एम्प्लॉयज़ को दे देता है। उसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, ठीक है जी। जब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसको हम अथॉरिटी भी देनी होती है, ठीक है जी। केस यही कहता है कि ईच पोजीशन मैनेजर एग्जीक्यूट इज स्पेसिक एज पर डिग्री ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू दैम वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी। जब अपने काम को करता है तो उसको अथॉरिटी भी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने काम से रिलेटेड सारे डिसीजंस ले सके,
ठीक है जी। उसके बाद कम्युनिकेशन होना तो मस्ट है बिल्कुल, और सारे मेंबर्स के बीच में बातचीत होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी अपनी बात को रख सकें कि किसका क्या काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है जी, और उसको क्या रुकावटें आ रही हैं। इन सब के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद इसका प्रोसेस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द वर्क। इसमें हमने वर्क को देखना होता है कि हमारे कंपनी के पास कौन कौन सा वर्क है, क्या क्या काम है जो कि कंपनी कर रही है, ठीक है जी। इसमें जैसे कि हमारा परचेज डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है जी, पर्सनल डिपार्टमेंट, उन सब डिपार्टमेंट्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, उनका ग्रुप का मतलब उसका क्या किया जाता है, वर्क का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या काम है, ठीक है जी, और उसका ताकि ओवरलैपिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसीलिए ये काम को देखा जाता है। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ द वर्क। जैसे हमने काम तो फाइंड आउट कर लिया कि हमारे परचेज का काम भी है, प्रोडक्शन का काम भी है, ठीक है जी, और सेल का काम भी है, एडवर्टाइजिंग का काम भी है, पर्सनल मैनेजमेंट का काम भी है, ये सब कुछ काम है। तो हमने उन सब कामों को सेम कामों को किस में डाल दिया, अपने अपने ग्रुप्स में डाल दिया ताकि वो अच्छे से स्मूथ तरीके से हो सके। जैसे कि इसमें था परचेज डिपार्टमेंट बन गया, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया, ये सेल डिपार्टमेंट बन गया, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट बन गया, ठीक है जी, ये पर्सनल डिपार्टमेंट बन गया। ये सब क्या है, अपने अपने ग्रुप बना दिए ताकि आसानी से काम को किया जा सके, ठीक है जी। उसके बाद है हायरार्की डिसाइड करना। हायरार्की का मतलब होता है कि रिलेशनशिप डिसाइड करते हैं जिसमें सारे इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के, उन सब के बीच में रिलेशनशिप होता है कि आप ये वर्टिकल भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है जी। ये क्यों डिसाइड किया जाता है कि ताकि हम उसकी जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उनको टाइमली कंट्रोल कर सकें, इवेल्यूशन कर सकें, ठीक है जी, और जो भी रेक्टिफिकेशन की नीड है उनको कर सकें, ठीक है जी। इसीलिए हायरार्की डिसाइड की जाती है कि उनके बीच में कि ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और ये वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये बॉस और एम्प्लॉयज़ के बीच में। उसके बाद होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन इज अथॉरिटी इज बेसिकली द राइट एंड इंडिविजुअल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज विश एग्जैक्ट ऑबिडेंस फ्रॉम द अदर्स। अथॉरिटी का मतलब होता है उसके पास एक ऐसे राइट का होना ताकि वो अपने काम को आसानी से कर सके, जो भी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी दी गई हैं उनके लिए उसने ही मस्ट ऑल्सो डेलीगेट अथॉरिटी, उसको अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने काम को अपने तरीके से कर सके, ठीक है जी। इसीलिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है पावर को देना, ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मैनेजर मस्ट इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटी कैरी आउट द वेरियस एम्प्लॉयज़ एंड ग्रुप आर वेल कोऑर्डिनेटेड। जितने भी बहुत सारे जो काम होते हैं वो अदर एम्प्लॉयज़ के द्वारा किए जाते हैं, ग्रुप्स में किए जाते हैं, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है, क्योंकि अगर परचेज डिपार्टमेंट और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो वो जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट ने ज़्यादा जो मटेरियल है वो परचेज़ कर लिया और उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं बताया, तो इससे क्या होगा, तो मटेरियल वेस्ट पड़ा रहेगा, ठीक है जी। तो उससे बातचीत कर जितनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नीड है उसके हिसाब से ही उन्होंने मटेरियल को परचेज़ करना है परचेज डिपार्टमेंट ने, तो उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के टाइप होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, म्यूचुअल रिलेशनशिप सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में क्लियरली डिफाइन होता है कि कौन किसका बॉस है और कौन किसका एम्प्लॉयज़ है। ये रूल रेगुलेशन इसमें प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है जी, और ये जानबूझकर किया जाता है, ठीक है। चलो इसका फीचर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं डेलिबरेटली क्रिएट, ये जानबूझकर क्रिएट किया जाता है। उसके बाद ये इसमें रूल और रेगुलेशंस होते हैं, ये इम्पर्सनल होता है, मतलब ये फीलिंग्स को इग्नोर करता है। अथॉरिटी होती है इसमें अबव टू डाउनवर्ड, मतलब टॉप टू डाउन होता है इसमें अथॉरिटी। जो बॉस है उसके पास ज़्यादा अथॉरिटी रहेंगी और जो एम्प्लॉई है उसके पास कम अथॉरिटी रहेंगी, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं ये डिवीजन ऑफ द वर्क, काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसमें। ये इंटर रिलेशनशिप होता है, ठीक है जी। ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए सिस्टम दैट क्लियरली एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप दस्ट एवरीबडी नो हिज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर कोई अपनी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी जानता है। इट इज़ मोर स्टेबल, ये स्टेबल है। उसके बाद पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पेशलाइजेशन इसमें पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो पर्सन जिस काम के लिए एक्सपर्ट होता है उसको वही काम दिया जाता है, इससे स्पेशलाइजेशन इसमें पॉसिबल होता है। मोर कोऑर्डिनेशन होता है इसमें, गुड ह्यूमन बीइंग रिलेशन हो जाते हैं, इजी टू फाइंड आउट, इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करना आसान हो जाता है, क्योंकि जो वर्कर एफिशिएंट नहीं है उनको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं, ठीक है जी। और ओवरलैपिंग बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि प्लानिंग के हिसाब से सारा काम किया जाता है, ठीक है जी। लेस चांस ऑफ द पार्शलिटी भी नहीं होती है। इजी टू गेट ऑब्जेक्टिव को हम आसानी से
पा सकते हैं। उसके बाद है इजी टू कंट्रोल, और डिसएडवांटेज क्या है इसमें थिंकिंग को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एम्प्लॉयज़ का। एम्प्लॉयज़ को जो काम दिया गया है वो उसको ही करना है, उसको अपनी थिंकिंग को यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जो एम्प्लॉयर होते हैं वो एम्प्लॉयज़ पर बेकार का मतलब उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। उनके बाद ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड होता है एम्प्लॉयर्स का, और वो उनको एज अ मशीन समझते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद है डिले इन द वर्क, क्योंकि प्रोसेस होता है, पहले बॉस ने पास करना है, फिर उसके बाद मैनेजर ने, उसके काम को डिले हो जाता है, ठीक है जी। और ये इस तरह इसका कुछ फॉर्मल होता है, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं इनफॉर्मल क्या होता है। इनफॉर्मल का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि डेलिबरेटली हमने एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, वो अपने आप एग्जिस्टेंस में आ जाता है। क्योंकि जैसे कि कोई कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे मैनेजर्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह काम करते हैं, तो अपने अपनी वो अलग अलग कास्ट के होते हैं, अलग अलग रिलीजियस के होते हैं, उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग टेस्ट होता है, तो उनके हिसाब से वो अपने आप ही ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदू भाई एक जगह हो जाएंगे, ठीक है जी, और मुस्लिम भाई एक जगह हो जाएंगे, या फिर कोई भी कास्ट से रिलेटेड हो जाते हैं, जैसे कि जाट डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, ठीक है जी। इसी तरह क्या होता है कि इसमें ना अपने आप ही ग्रुप्स बन जाते हैं, तो उनको इनफॉर्मल कहते हैं, ठीक है। इसका हम फीचर पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेलिबरेटली नहीं होते ये नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर इसमें, क्योंकि अपने आप बन गए, तो इसमें रिटर्न रूल रेगुलेशन भी नहीं होते हैं, ये पर्सनल होते हैं, फीलिंग्स को कंसीडर करते हैं। अथॉरिटी इसमें कहता है कि इन दिस ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी कैन मूव टॉप टू बॉटम और इट कैन बी हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और टॉप टू बॉटम भी हो सकती हैं। नो डिफाइन इंटर रिलेशनशिप, इसमें कोई इंटर रिलेशनशिप नहीं होता, कौन किसका बॉस है, कौन किसका एम्प्लॉई है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। उसके बाद है लैक ऑफ द स्टेबिलिटी, इसमें स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि ये अपने आप बनते हैं, अपने आप ख़त्म भी हो जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं नो प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती, कोई प्लेस ही नहीं होता। उसके बाद पढ़ते हैं इसका एडवांटेज, इंक्रीज द थिंकिंग, इसका मतलब होता है इनिशिएटिव, मतलब थिंकिंग, उसकी थिंकिंग इंक्रीज होती है, ठीक है जी। उसको जो काम दिया गया था, ये कह रहे हैं कि बेस ऑफ फ्री इन्वायरमेंट होता है प्रोवाइड बाय द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है और न्यू आइडिया जनरेट होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने न्यू आइडियाज़ को। डिक्रीज द प्रेशर ऑफिसर्स, कहते हैं कि जो ऑफिसर्स का प्रेशर है ऑन द एम्प्लॉयज़ वो रिड्यूस होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, अच्छी बातचीत होती है, उनका अच्छा रिलेशन होता है, तो वो चीज़ वगैरह अपना विचार, अपना जो आइडियाज़ हैं उनको बता सकते हैं। इट मेक द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्ग, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसका बेस बन रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें क्या हुआ, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो क्या होगा, जैसे कि मैनेजर और वर्कर के बीच में इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन गया, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे एम्प्लॉयर हैं उसका जो भी ऑर्डर वगैरह होंगे वो एम्प्लॉई अच्छे से मानेंगे, उसकी बात को फॉलो करेंगे। तो क्या हो, किसके कारण क्यों मानेंगे, क्योंकि इनफॉर्मल रिलेशनशिप बन चुका है उनके बीच में, तो इसीलिए क्या उसे बोलेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन से इसमें, और इसमें क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम का चुटकियों में सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिसएडवांटेज क्या है, स्पेशलाइजेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता इसमें। रेसिस्टेंस चेंज, वो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते एम्प्लॉयज़। क्रिएट द रूमर्स, ये अफवाहें फैलाते रहते हैं, ठीक है जी। सम टाइम इट क्रिएट हर्डल इन मैनेजमेंट, कई बार ये मैनेजमेंट में बैरियर्स भी ला देते हैं, हर्डल भी ला देते हैं, रुकावट ला देते हैं, जिससे कि मैनेजमेंट का काम करना आसान नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कहता है कि हमने एक ही ऑब्जेक्ट रखना है, हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है, परचेज करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन करना, सेल का डिपार्टमेंट का सेल करना, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट करना, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सबका क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमम करना और कॉस्ट को मिनिमम करना, इसीलिए यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आया। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब होता है कि वर्क को उसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, उसी इंडिविजुअल को दिया जाना चाहिए जिसके पास नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो और उस काम को अच्छे से कर सके, उसके पास वो एक्सपर्ट हो उस काम में, तो हमने स्पेशलाइजेशन बेनिफिट को इसमें उठाना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशंस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि वो आसानी से बातचीत कर अपना काम स्मूथ तरीके से कर सकें। उसके बाद पारिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल रेशो रखना होता है, जैसे ही हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही इक्वल हमने अथॉरिटी भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर कैन डेलीगेट अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट फॉर द वर्क परफॉर्मेंस, कहते हैं कि जो हमारा सुपीरियर होता है वो अथॉरिटी डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को जो उसने वर्क दिया है उसके लिए, बट बाय डूइंग सो ही कैन नॉट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी द फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लाई ऑन दैम,
सबॉर्डिनेट ऑलवेज रिमेन आंसरेबल टू हिज सुपीरियर्स। कहता है कि जिसने रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए और उसके लिए वो आंसरेबल होगा। ठीक है जी। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेशन, इसका पढ़ते हैं। ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सुपीरियर शुड हैव द अथॉरिटी। सुपीरियर के पास ये अथॉरिटी है कि वो क्या कर सकता है, डिसीजंस ले सकता है रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ अलोंग। खुद अकेला डिसीजंस ले सकता है। द रिमेनिंग अथॉरिटी रिगार्डिंग डेली एक्टिविटीज़ एंड प्रॉब्लम्स एंड पावर टू टेक डिसीजन शुड बी डेलीगेट टू द सबॉर्डिनेट। कहता है इसमें क्या होता है कि जो भी मेन डिसीजंस होते हैं वो सब लिए जाते हैं सुपीरियर के द्वारा, और जो रिमेनिंग अथॉरिटीज़ बचती हैं जैसे कि डेली एक्टिविटीज़ की प्रॉब्लम है उन सबको हैंडल करते हैं सबॉर्डिनेट। तो इसके द्वारा होता क्या है, सुपीरियर अपना टाइम सेव कर लेता है। ठीक है जी। और वो अच्छे से अपना जो मेन एक्टिविटीज़ थी उनको कर सकता है। और सबॉर्डिनेट को क्या फ़ायदा होता है कि वो उनकी क्रिएटिविटी जगती है, वो अच्छे से डेली रूटीन का काम अच्छे से संभाल सकते हैं। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल। स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट ओवर विच ए सुपीरियर कैन एक्सरसाइज सक्सेसफुली कंट्रोल। कहते हैं कि एक ऐसा नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, मतलब कितने नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट को जो सुपीरियर है वो कंट्रोल कर सकता है सक्सेसफुली। कहता है कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट अंडर ए सुपीरियर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। वो काम पर डिपेंड करता है कि कितने वर्कर्स जो हैं किसी सुपीरियर के अंदर रहेंगे जिनको वो कंट्रोल करता है। जनरली स्पीकिंग ए सुपीरियर कैन हैव सक्सेसफुली कंट्रोल ओवर 5 या 6 सबॉर्डिनेट। नॉर्मली कहा जाता है कि एक सुपीरियर जो है केवल 5 या फिर 6 सबॉर्डिनेट को ही अपना कंट्रोल कर सकता है। देयर शुड नॉट बी सुपीरियर इन द ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर सबॉर्डिनेट। ठीक है जी। और इसके बाद कहता है कि अगर ज़्यादा सबॉर्डिनेट या कम सबॉर्डिनेट हैं तो वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, कहता है कि देयर आर द कॉन्टीन्यूस चेंज टेकिंग प्लेस इन द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। कहता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बिजनेस के रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। ठीक है जी। तो ये चेंज में इंक्लूड क्या होता है, चेंज और रिगार्डिंग द पॉलिसी टेक्नोलॉजी, वाइल एक्सटर्नल चेंज pertain टू कॉम्पिटिशन, टेस्ट, कंज्यूमर पॉलिसी और द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ये सब क्या इफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डीपली इफेक्ट करते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इस तरह बनाना जाना चाहिए कि हम आसानी से किसी चेंज को एक्सेप्ट कर पाएँ। ठीक है जी। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद फुली क्लियरिटी, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी उसको अथॉरिटी दी गई है, कौन बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है, सारा कुछ जो है फुली क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस का मतलब होता है देयर शुड बी बैलेंस इन द वर्क लोड ऑफ ऑल द पर्सन्स। जितना भी हमारा काम है हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग द एम्प्लॉयज़। तो हमने इस काम को क्या रखना है, बैलेंस रखना है। जितनी जिसकी कैपेसिटी थी उसके हिसाब से ही उसको वर्क देना है। जैसे कि किसी की कैपेसिटी ज़्यादा काम करने की तो उसको ज़्यादा देना है, किसी की कम काम करने की है तो उसको कम देना है। तो इसी में होता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। इसमें हम पढ़ते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि किसी भी वर्कर को, जब कोई वर्कर है उसको केवल एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा। ठीक है जी। जिससे उसको कन्फ्यूज़न ना हो, वो अपने काम को आसानी से कर सके। उसको फिर कहता है कि स्केलर प्रिंसिपल, सारे जो वर्कर्स होते हैं, सबॉर्डिनेट होते हैं या फिर सुपीरियर होते हैं, वो सब एक स्केलर चेन में बंधे होते हैं टॉप टू डाउन, कि कौन बॉस होता है कौन सबॉर्डिनेट होता है, एक चेन में बंधे होते हैं। उसके बाद होता है सिंपलिसिटी, जो हमारा स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो सिंपल होना चाहिए ताकि हम आसानी से समझ सकें, जो वर्कर हैं वो आसानी से समझ सकें कि उसकी पोजीशन क्या है। उसके बाद कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि जो भी रुकावटें हैं उनको आसानी से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है जी। और जिससे कि हमारा जो वर्किंग है, प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की, वो स्मूथ तरीके से हो, प्रॉब्लम्स को हटा देना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं डिज़ाइन एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कितने तरीके का होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ होता है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप होती है, कमेटी होती हैं। ठीक है जी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक लीडर होता है और वही सारा काम करता है। मतलब इसमें एक चेन होती है जिसके उसमें डिसीजंस चलते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, कहता है कि जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं, इसे जनरल मैनेजर, उसे जनरल मैनेजर कहते हैं। उसके बाद वो एक ऑर्डर देता है अपने सुपरिटेंडेंट को। ठीक है जी। फिर जो सुपरिटेंडेंट होता है वो किसको ऑर्डर देता है, वो अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर देता है। और सबॉर्डिनेट किसको देता है, फॉरमैन को।
ठीक, किसको देता है? फॉरमैन को, और फॉरमैन देता है वर्कर को। इस तरह इसमें चेन चलती है। सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसमें सब सुपीरियर्स होते हैं, कुछ सबॉर्डिनेट होते हैं, ठीक है जी। इसमें पहले मैनेजर होता है, फिर कौन होता है? फिर सुपरिटेंडेंट होता है। पहले मैनेजर, फिर सुपरिटेंडेंट, फिर सबॉर्डिनेट, फिर फोरमैन, फिर वर्कर, ठीक है जी। इस तरह इसमें चेन चलती है और ये लाइन ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं हम। ये वर्टिकल होता है रिलेशनशिप, ठीक है जी। इसका फीचर पढ़ते हैं। कहता है कि इसमें टॉप टू बॉटम एक स्ट्रेंथ लाइन की तरह ऑर्डर मूव करता है। कंप्लेंट और जो भी सजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं? बॉटम टू टॉप। और एवरी जो एम्प्लॉय है वो रिसीव करता है ऑर्डर अपने नियरेस्ट जो उसका सुपीरियर है उससे, और वो आंसरेबल भी किसके लिए है? जो उसका नियरेस्ट सुपीरियर है, ठीक है जी। उसके बाद हम टाइप ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। ये प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इस तरह होता है। इसमें जनरल मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, उसमें फोरमैन होते हैं, फोरमैन बी होता है, दोनों सेम लेवल पे हैं ये, ठीक है जी। कुछ इस तरह होता है। डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें डिपार्टमेंट वाइज अपने अपने क्या होते हैं? मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर। इसमें फिर इसका सुपरिटेंडेंट है प्रोडक्शन मैनेजर का, ठीक है जी। फिर उसका फोरमैन है, फिर इसका फोरमैन है, फिर वर्कर हैं। इसी मार्केटिंग का सुपरिटेंडेंट है मार्केटिंग मैनेजर का, फिर उस एम्प्लॉय हैं। फाइनेंस में फाइनेंस का सुपरिटेंडेंट है, फिर उसका एम्प्लॉय है। इस तरह इसका जो चेन है वो चलता रहता है। सबसे ऊपर जनरल मैनेजर आता है। कहता है कि इसका एवोल्यूशन पढ़ते हैं। एवोल्यूशन में मेरिट्स पढ़ेंगे। कहता है कि इजी टू एस्ट्रलाइज करने में इजी है। यूनिटी ऑफ कमांड चलता है इसमें, और अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्लियर डिवीजन होता है, और जो एक्शन है वो स्पीडली फॉलो हो जाता है। कोऑर्डिनेशन होता है इसमें। इजी टू फाइंड आउट द डिफॉल्टर एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं लेस एक्सपेंसिव होता है ये, मोर चांस ऑफ डेवलपमेंट के, एंड कुक सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि ऑर्डर जो है ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, टॉप टू बॉटम। और डीमेरिट पढ़ते हैं इसके, ओवरलोडिंग द की मैन्स। बहुत सारे नियरेस्ट सुपीरियर हो गए तो इससे क्या होता है? जैसे कि मैनेजर था, मैनेजर का सुपरिटेंडेंट का सबॉर्डिनेट, इसका सुपीरियर ये हो गया, ठीक है जी। और फिर इसके नीचे सबॉर्डिनेट के नीचे कौन आता है? फोरमैन का सुपीरियर कौन हो गया? सबॉर्डिनेट हो गया। फिर वर्कर का सुपीरियर कौन हो गया? फोरमैन हो गया। तो इसमें की मैन की ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है, स्पेशलिटी नहीं होती, ठीक है। एडिक्वेट कम्युनिकेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। जितना कम्युनिकेशन होना चाहिए उतना नहीं होता है इसमें। थिंकिंग बिल्कुल जीरो होती है लोगों की, मतलब वो अपने दिमाग से नहीं सोच सकते एम्प्लॉय, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ फेवरेटिज़म्स, जो जिसका फेवरेट है वो उसको बचा लेगा, ठीक है जी। फेवरेटिज़म के केसेस में आते हैं, ठीक है जी। उसके कुछ चापलूस होते हैं ना, जो कुछ चापलूस टाइप के भी तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो वो उसकी चापलूसी करेंगे तो फेवरेटिज़म की कंडीशन आ सकती है इसमें, ठीक है जी। एक मिनट। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक्सेसिव डिपेंडेंस हो जाती है और मोनोपोली ओवर डिसीजंस, ये सब इसकी डीमेरिट्स थी। सूटेबल किस में है? ये जो स्मॉल साइज बिजनेसेस होते हैं उनमें ये सूटेबल होता है। एम्प्लॉय भी इसमें कम होते हैं, उनमें सूटेबल होता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें लाइन ऑफिसर्स भी होते हैं एंड स्टाफ ऑफिसर्स भी होते हैं। जो स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं वो इनको लाइन ऑर्गेनाइजेशन को एडवाइस देते हैं, ठीक है जी। जो लाइन ऑफिसर्स होते हैं उनको क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, ठीक है जी। तो क्या ये केवल क्या दे सकते हैं? राय दे सकते हैं, कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते। और जो लाइन ऑफिसर्स होते हैं उनकी मर्ज़ी है कि वो उस चीज़ को माने या उस चीज़ को ना माने, ठीक है जी। जो स्टाफ वाले हैं वो केवल राय दे सकते हैं, और लाइन वालों का ये राइट होता है कि वो उसको ऐसा जो उसका सजेशन दिया है उसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, ठीक है जी। और इनमें क्या होता है? ये थिंकिंग का काम करते हैं और ये एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये स्ट्रक्चर किस में अडॉप्ट किया जाता है? कहता है कि दैट्स वाई दीज स्ट्रक्चर्स, एक मिनट, इसमें पढ़ते हैं हम। ये यही होता है जो मैंने आपको बताया। इसमें लाइन मैनेजर्स होते हैं, स्टाफ मैनेजर्स होते हैं। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा फॉलो किया जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, वही है कि इसमें क्या होता है। इसमें दो स्टाफ होता है कुछ, और कुछ लाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं स्टाफ वाले वो अपॉइंट किए जाते हैं एडवाइस देने के लिए लाइन ऑफिसर्स को, ठीक है जी, वही है। उसके बाद इसका पढ़ते हैं हम फीचर। कहता है कि थिंकिंग एंड एग्जीक्यूशन इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। स्टाफ एग्जीक्यूट टू थिंकिंग वाइल लाइन एग्जीक्यूट ट्रांसलेट दिस थिंकिंग टू रियलिटी। स्टाफ का काम क्या होता है? थिंकिंग करना,
एग्जीक्यूट करता है थिंकिंग, और जो लाइन होता है वो क्या एग्जीक्यूट करता है, ट्रांसलेट करता है थिंकिंग को रियलिटी में। ठीक है जी। लाइन ऑर्गेनाइजेशन रिमेन क्या रहता है, इंटैक्ट रहता है। दैट बेनिफिट टू एडवाइस ऑल द एक्सपर्ट बिकम अवेलेबल। ठीक है, इसको सारे एक्सपर्ट्स की जो भी सजेशन है वो आसानी से मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। एक्सपर्ट हैव ओनली द राइट टू टेंडर द एडवाइस। एक्सपर्ट का केवल राइट है कि वो केवल एडवाइस दे सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, ये किसका काम होता है, लाइन एग्जीक्यूटिव का होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि सबऑर्डिनेट ऑफ द लाइन एग्जीक्यूटिव रिमेन देयर सबऑर्डिनेट अलोंग। जो सबऑर्डिनेट होते हैं लाइन एग्जीक्यूटिव के, वो उसके ही सबऑर्डिनेट बने रहते हैं। दे कैन नॉट बी सबऑर्डिनेट ऑफ द स्टाफ के नहीं बन सकते वर्कर्स। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड रिमेन इम्प्लीमेंट, इसमें इम्प्लीमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ द अथॉरिटी टॉप टू बॉटम होती है, अथॉरिटी मूव कहता है कि सजेशन एंड कंप्लेंट बॉटम टू टॉप होती हैं। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसका कुछ इस तरह होता है। इसमें शेयर होल्डर हो गया जो ओनर होता है कंपनी का, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर हो गया, रिसर्च, ये वाले कौन है, जो डॉट डॉट वाले हैं वो तो हैं स्टाफ वाले, और जो लाइन वाले हैं वो क्या हैं, लाइन वाले। तो ये क्या है, स्टाफ ऑफिसर्स, ये वाले भी स्टाफ ऑफिसर्स। ये जनरल मैनेजर को क्या देंगे, एडवाइस देंगे बस। ठीक है जी। इसी तरह प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर को क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स, ये सब क्या देंगे, सजेशन देंगे। एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर्स एंड सेल ऑफिसर्स मार्केटिंग मैनेजर को सजेशन देंगे। तो ठीक है जी। जो डॉट डॉट वाले थे, डॉट डॉट वाला पोर्शन है वो क्या है, स्टाफ एग्जीक्यूटिव्स है। ठीक है, जो क्या देता है, सजेशन देता है। ठीक है, ये वाले और ये वाले, ये सारे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे, इसका एवेल्यूशन करते हैं। कहता है कि साउंड डिसीजंस आते हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स के हेल्प से लिए जाते हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद है स्पेशलाइजेशन पीपल्स, एडवांटेज ऑफ द लाइन ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च फैसिलिटी होती हैं इसमें, मोर फैसिलिटेट ऑफ एक्सपेंशन, बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक्सपर्ट की राय मिलती रहती है। उसके बाद डिक्रीज द प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है, डिसिप्लिन में होता है। ठीक है जी। इसका डीमेरिट पढ़ते हैं, मोर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है क्योंकि स्टाफ वालों को सैलरी वगैरह भी देनी होती है। लैक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो केवल एडवाइस दे रहे हैं, अगर एडवाइस गलत हो गई तो उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है लाइन और स्टाफ वाले में, वो लाइन वाले सोचते हैं कि हम ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमको सारा क्रेडिट मिलना चाहिए, ये लोग सोचते हैं कि हमको ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों की पॉइंट्स पर। ठीक है जी। तो कहता है कि उनको ट्रीट किया जाता है इन्फीरियर की तरह, स्टाफ वालों को इन्फीरियर गुड्स की तरह ट्रीट करते हैं ये लोग, मतलब कि एक तुच्छ मानते हैं। उसके बाद होता है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप को किसने दिया था, F.W. टेलर ने, जिसको फादर माना जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी। एक मिनट। कहता है कि इसमें क्या होता है, एक कंप्लीट किस पर बेस है, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पर बेस है। अंडर इट एबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट इज़ फुली यूटिलाइज, जो एक्सपर्ट की एबिलिटी है वो फुली यूटिलाइज की जाती है। लाइन और स्टाफ में होता क्या था कि केवल जो लाइन वाले थे और जो स्टाफ, लाइन वाले ही क्या कर सकते थे, इम्प्लीमेंट कर सकते थे किसी भी एक्शन को, बट जो स्टाफ वाले थे वो क्या करते थे, केवल एडवाइस देते थे। बट इसमें क्या होता है, फंक्शनल फोरमैनशिप में जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, एडवाइस भी देते हैं। ठीक है जी। एडवाइस के साथ साथ डिसीजंस भी लेते हैं। ठीक है जी। और क्या करता है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इनटू 2 स्मॉल यूनिट्स अलॉटेड डिफरेंट एक्सपर्ट्स, जो उसका काम होता है वो जो छोटे छोटे पार्ट्स में, यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और उसको किसको दिया जाता है, डिफरेंट एक्सपर्ट को दिया जाता है ताकि स्पेशलाइजेशन हो सके। ठीक है जी। स्पेशलाइजेशन का मतलब है जो काम के लिए जो व्यक्ति निपुण है, जिसके पास सारी उसकी एबिलिटी है, उसको ही वो काम दिया जाए, तो उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, वो उस काम को ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर सकता है। तो इसमें यही होता है फंक्शनल फोरमैनशिप में कि जो एक्सपर्ट होते हैं उनको जो काम दिया जाता है वो मतलब वो एडवाइस भी देते हैं एक्सपर्ट, और क्या करते हैं, एक्शन भी लेते हैं। एडवाइस भी देते हैं और क्या करते हैं, एक्शन भी लेते हैं, डबल ए। इसके बाद हम पढ़ते हैं फैक्ट्री मैनेजर। फैक्ट्री मैनेजर का किस तरह स्ट्रक्चर होता है, एक तो प्लानिंग ऑफिसर्स होता है उसमें, एक प्रोडक्शन ऑफिसर्स होता है। प्लानिंग ऑफिसर्स क्या करता है, प्लानिंग का काम करता है। इसमें रूट क्लर्क होते हैं, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होता है, टाइम कॉस्ट क्लर्क होता है, डिसिप्लिन ऑफिसर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, गैंग बॉस ये काम कराता है, स्पीड बॉस स्पीड देखता है, रिपेयर बॉस रिपेयर देखता है, इंस्पेक्टर उसका इंस्पेक्शन का काम करता है कि कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। फिर उसके बाद रूट क्लर्क पढ़ते हैं। रूट क्लर्क का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए सीक्वेंस डिसाइड करता है ये
कि इस काम को करने के लिए क्या क्या सीक्वेंस होगा। इसका मतलब होता है स्टेज डिसाइड करना कि ये काम फिनिश होने के लिए कितने स्टेप से होकर गुजरेगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर क्या होता है, ये क्लर्क प्रिपेयर करता है इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर द वर्कर्स के लिए। हैंड देम ओवर द गैंग बॉस, किसको देता है, गैंग बॉस को देता है इस कार्ड को बना के। दिस कार्ड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द वर्क एंड द प्रोसीजर ऑफ डूइंग। इसमें क्या लिखा होता है, वर्क का नेचर लिखा होता है, प्रोसीजर लिखा होता है और उसको काम करने का तरीका लिखा होता है, डिटेल लिखा होता है मशीनरीज का। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ये क्या करता है कि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, ठीक है जी, उसको फिनिश करने के लिए कितने टाइम की ज़रूरत है, ठीक है, और उसमें कितनी कॉस्ट आएगी, उस सब चीज़ के बारे में स्टडी करता है, ठीक है जी। और फिर डिसिप्लिन वाला क्या करता है, वो डिसिप्लिन मैनर्स को देखता है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एंड देयर फंक्शंस। गैंग बॉस होता है जो वर्कर्स आर डिवाइड इनटू द वेरियस ग्रुप्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू कंट्रोल्स। ये क्या करता है, वर्कर को डिवाइड करता है डिफरेंट ग्रुप में, जिससे कि उन पर कंट्रोल आसानी से किया जा सके। ग्रुप लीडर इज सेलेक्ट किया जाता है, हु इज़ द गैंग बॉस, उसको क्या कहते हैं, गैंग बॉस कहते हैं। मतलब जो काम था, ठीक है, जो उसमें जो वर्कर्स थे कंपनी में, उनको अलग अलग ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड किया गया और हर एक ग्रुप का एक क्या रखा गया, बॉस रखा गया, जिसको क्या कहते हैं, गैंग बॉस कहते हैं। He is expected to ensure that both the workers and the machine are fit enough for the productions। इसका काम क्या होता है कि वर्कर्स और मशीन्स जो हैं प्रोडक्शन के लिए ठीक हैं, ठीक है जी। मटेरियल कितनी रिक्वायरमेंट है फॉर देयर यूज़, ये सब कुछ देखता है। मटेरियल कितना चाहिए, ठीक है जी, मशीनरी अवेलेबल है या कुछ भी, ये सब गैंग बॉस देखता है। उसके बाद स्पीड बॉस क्या देखता है, ये अलाउ करता है वर्कर्स को कि वो अपनी किस तरह की स्पीड रख रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ऑल द वर्कर्स आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स, कि मतलब उनको वो काम कितनी स्पीड से करना है कि वो टाइम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर स्पीड लो है तो कॉज को फाइंड आउट करता है कि क्या कॉज था, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं रिपेयर वाला। रिपेयर बॉस है जो रिपेयर देखेगा मशीन्स की जो रिपेयर होनी है, ठीक है। तो कोई टूल टूट गया है तो वो किस तरह ठीक करना है। इंस्पेक्टर क्या देखता है, ये इंस्पेक्शन का काम करता है। कहते हैं कि जो प्रोड्यूस एंड कंपेयर देयर क्वालिटी विद द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब देम, जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है उसको क्वालिटी से मैच करता है, ठीक है जी। इसका फंक्शनल फोरमैनशिप का फीचर पढ़ते हैं। कहते हैं कि इसमें एक्सपर्ट होते हैं, डिसीजंस लेते हैं, ठीक है जी। तो कहता है कि एक्शंस भी लेते हैं और वो एडवाइस भी देते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। उसके बाद वर्कर्स जो काम है, वर्क को डिवाइड किया जाता है 8 ग्रुप्स में, ठीक है जी, जिससे कि स्पेशलाइजेशन की बेनिफिट मिलता है। इसमें फिर कहता है कि जो फैक्ट्री का वर्क होता है उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, प्लानिंग में और प्रोडक्शन में। उसके बाद कहते हैं कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड का फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। इवेल्यूशन पढ़ते हैं, मेरिट्स क्या है इसकी, एक मिनट। ये फुल यूज़ करते हैं एक्सपर्ट की नॉलेज का। एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, मास प्रोडक्शन पॉसिबल होता है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है एंड इजी ट्रेनिंग होती है इसमें। डीमेरिट्स पढ़ते हैं कि ये क्या करते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन की भी कमी होती है, डिफ़िकल्टी टू फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी डिफ़िकल्टी होती है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता है इसमें, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अमॉन्ग द एक्सपर्ट, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है। डिसिप्लिन इस एक का फॉलो नहीं किया जाता, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। कहता है कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल फोरमैनशिप में क्या डिफरेंस होता है। यूनिटी ऑफ कमांड इसमें फॉलो होती है, इसमें फॉलो होती है, इसमें फॉलो नहीं होती है। एडवाइस एंड डिसीजंस, इसमें क्या होता है, ये जो लाइन मैनेजर्स होते हैं उनको खुद ही डिसीजंस लेते हैं, उनको कोई एडवाइस वगैरह नहीं मिलती, ठीक है जी। कहता है कि इसमें एडवाइस के लिए एक्सपर्ट होते हैं और इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं वो एडवाइस भी देते हैं और डिसीजंस भी लेते हैं। स्पेशलाइजेशन कहता है कि इसमें एवरीबडी डू वेरियस जॉब्स, देयर लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, इसमें इनकरेज करते हैं एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन के लिए, इसमें स्पेशलाइजेशन होता ही होता है। कुक डिसीजंस, इसमें कहता है कि लैक ऑफ द डेरिवेशन लीड टू कुक डिसीजंस बट देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी मिस्टेक टेक थिंग्स। कहता है कि इसमें डिसीजंस लेने के लिए उनको जानबूझकर मतलब जल्दी डिसीजंस लेना है, पर हो सकता है वो गलत भी हो क्योंकि उनको एक्सपर्ट नहीं होते, उनके लिए कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता, एक बंदा ही डिसीजंस लेता है। इसमें क्या होता है, डिले किया जाता है डिसीजन बट दे आर साउंड होते हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स की हेल्प से लिए जाते हैं। इसमें एवरीबडी इज़ एक्सपर्ट इन हिज जॉब,
द डिसीजंस आर बोथ क्विक एंड साउंड होते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट डिसीजंस ले रहा है तो वो साउंड ही होगा। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी इज़ ईजी, क्योंकि जो जो डिसीजन ले रहा है वही अकाउंटेबल है। इसमें अकाउंटेबिलिटी हैज़ द सम डिफ़िकल्ट, थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। इसमें क्या होता है, विद वन वर्क्स फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है इसमें। डायमेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या होता है, वर्टिकल होता है, इसमें हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, ठीक है जी। और कहता है ये लोअर हायरार्की होती है, इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल होता है। इसमें वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी इसमें हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या होता है, कोई क्वेश्चन ही उठता नहीं है कॉन्फ्लिक्ट का, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि एक ही बंदा ले रहा है। तो इसमें क्या होता है, सेकंड वाले में कहता है कि इसमें स्टाफ और लाइन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इसमें क्या कहता है कि देयर आर द मैनी ऑफिसर्स सेम हायरार्की, तो पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट की, क्योंकि सेम एक्सपर्ट होते हैं सेम लेवल के, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना जायज़ सी बात है। कहते हैं कि इसमें कंप्लीट डिसिप्लिन होता है, ठीक है जी। लाइन एंड एग्जीक्यूटिव स्टाफ में कम होता है थोड़ा, और इसमें होता ही नहीं है। सूटेबिलिटी, ये स्मॉल के लिए सूटेबल है, ये लार्ज के लिए सूटेबल है। ये अडॉप्ट किया जाता है उन एंटरप्राइज के द्वारा जो लार्ज स्केल पर काम करती हैं और मोस्ट स्पेशलाइजेशन की जिन्हें को नीड होती है, ठीक है जी। यूज एंड प्रैक्टिस, कहता है कि यूज प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन तो एग्जिस्टेंस में होता ही नहीं है, जो डिपार्टमेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्टेंस में होता है, प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। कहते हैं इट यूज मैक्सिमम इन बिग बिजनेसेस में ये प्रेवलेंस होता है वेरी लिटिल, इसका होना ना होना, हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। कमेटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, नॉट ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस implement independently, in the other word it cannot be implement as regular or independent organizations। कमेटी का मतलब होता है एक तरह की कमेटी बना दी जाती है किसी की प्रॉब्लम को, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जैसे कि एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है। जो एडवाइस देगी वो एक्सपर्ट होगा डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है, जो कि डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करता है। एग्जीक्यूटिव कमेटी एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो डिसीजंस लेती है एंड ऑल्सो उनको इम्प्लीमेंट भी कराती है, तो उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी बोलते हैं। जॉइंट कंसल्टेंट कमेटी, ये ऐसी कमेटी होती है जो रिप्रेजेंट करती है वर्कर्स को, ठीक है जी, एंड मैनेजर्स को भी, ठीक है जी। और कॉमन इंटरेस्ट है मेक म्यूचुअल रिलेशन स्वीट्स, क्योंकि उनका जो रिलेशन है वो अच्छा हो जाए, ठीक है जी। उसके लिए को जॉइंट कंसल्ट कमेटी होती है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वर्कर्स के भी और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एम्प्लॉयर्स के भी, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं, इसका एवेल्यूशन करते हैं। साउंड डिसीजंस होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, इजी कम्युनिकेशन हो कर सकते हैं इसमें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटीज़, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू आइडियाज़, रिस्की डिसीजंस, फैसिलिटेट द ट्रेनिंग, स्टेबिलिटी होता है ये, ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि इसमें क्या होता है, इजी इम्प्लीमेंट होता है डिसीजंस को, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। डिमेरिट्स क्या हैं, डिले इन डिसीजंस, ठीक है। और क्या होता है, उसके बाद है जो फैक्टर्स कॉन्टीजेंसी एंड सिचुएशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी इफेक्ट करता है, जिस तरह का साइज़ है, छोटा है बड़ा है, ठीक है, उसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, वो सेंट्रलाइजेशन चाहता है, डिसेंट्रलाइजेशन चाहता है। अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं लार्ज हैं तो हमने डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय जो है कम है हमारे पास तो उसको सेंट्रलाइज फॉलो करना चाहिए। स्पेन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय होंगे किसी सुपीरियर के नीचे जो जिससे कि आसानी से कंट्रोल किया जा सके, ठीक है जी। ये हम जो कंट्रोल होता है ये किस पे डिपेंड करता है कि वर्क का नेचर क्या है, एबिलिटी क्या है सुपीरियर की। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स डिसाइड किया जाता है स्पेन ऑफ कंट्रोल के बेस पर। स्पेन ऑफ कंट्रोल इज स्मॉल द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी, ये कहता है कि हॉरिजॉन्टल हो, अगर लार्ज है तो हॉरिजॉन्टल है, स्मॉल है तो वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑब्जेक्ट भी इफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। मैनेजियल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है जी, फीचर क्या है, वो किस तरह टाइप का है। उसके बाद मेन लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उसका एनवायरनमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी यूज़ क्या है, नेचर ऑफ द वर्क क्या है, ये सब क्या है इफेक्ट करने वाले हैं जो कि किसको इफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। अगर उसका लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि उसका लॉन्ग टर्म गोल है तो सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बी इनइफेक्टिव और इम्प्रैक्टिकेबल। कहते हैं कि सेंट्रलाइजेशन है वो फॉलो नहीं हो सकता अगर लॉन्ग टर्म एम है तो उसका, तो डिसेंट्रलाइजेशन इसमें ही अडॉप्ट करना चाहिए। इन्वायरमेंट भी हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में। कहता है कि जो इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है चेंज टेस्ट एंड ऑफ द कस्टमर्स
एंट्री ऑफ द कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, लीगल पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, ठीक है जी। एनवायरमेंट हैपन टू मोर असर्टेन स्पेशलिस्ट will be needed to be can make forecast of the environment. On the contrary, environment is certain stable simple organization structure can do. कहता है कि अगर हमारा चेंजेबल वाला है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है रिसर्च वगैरह, सारा कुछ देखना होगा कि क्या क्या चेंज हो रहा है, फोरकास्ट ऑफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत है हमें, ठीक है जी। अगर चेंज नहीं होने वाला है, स्टेबल है, तो हमने सिंपल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना है। इस तरह टेक्नोलॉजिकल भी, नेचर ऑफ द वर्क भी, सारा कुछ ये इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। मैंने आपको पढ़ा दिया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है जी, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स, टाइप्स वगैरह सारा कुछ पढ़ा दिया, ठीक है जी। ये अथॉरिटी वाला मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसकी वीडियो है ऑलरेडी, बहुत सारे पेजेस हैं इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। आज मैंने आपको पढ़ा दिया प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, स्ट्रक्चर वगैरह। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो। थैंक यू अगेन एंड अगेन।